हेलो बच्चा लोग, वेलकम टू विजेता सीरीज। और बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम कवर करेंगे बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस के पीवाईक्यूज को। चलो फिर, अब आज के जो क्वेश्चंस है मैंने उसमें आंसर्स को भी मैंने पुट अप करा है, क्योंकि कई सारे बच्चों की रिक्वेस्ट थी कि सर आंसर को किस तरीके से फ्रेम करना है, हमें ये भी बताओ। तो इसलिए मैंने पहले से ही आंसर मेंशन कर रखे हैं, बट मैं आपको एक्सप्लेन भी करूंगा ताकि आप किस तरीके से प्रॉपर आंसर करोगे और आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। राइट, देखो फिर। तो क्वेश्चन कह रहा है, आफ्टर सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड स्टेनिंग विद इथीरियम ब्रोमाइड, अ स्टूडेंट प्लेस द जेल इन द a student place the gel in the UV chamber under the light, state a reason for doing so। तो बच्चों, क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की मदद से डीएनए फ्रेगमेंट्स को सेपरेट कर लिया है, और उन डीएनए फ्रेगमेंट्स को हमने इथीडियम ब्रोमाइड से स्टेन करने के बाद यूवी चैम्बर में रखा है। ऐसा क्यों कर रहा है भाई? इसका सिंपल सा आंसर बच्चों आपको याद होगा कि नेकेड आई से डीएनए फ्रेगमेंट्स विजिबल नहीं होते। हम इथीडियम ब्रोमाइड का इस्तेमाल करते हैं। हम किसका इस्तेमाल करते हैं बच्चों? इथीडियम ब्रोमाइड का। क्यों करते हैं? क्योंकि बच्चों इथीडियम ब्रोमाइड क्या है? इंटरकैलेटिंग एजेंट होता है। इथीडियम ब्रोमाइड होता है इंटरकैलेटिंग एजेंट। इन दोनों के बीच में यहां पर जाकर लग जाएगा ईटीबीआर। इस पोजीशन पे जाकर बच्चों हमारा ईटीबीआर यानी इथीडियम ब्रोमाइड जाकर लग जाएगा। और इसके बाद स्टेन करने के बाद भी डीएनए विजिबल नहीं होता, तो हम यूवी लाइट से एक्सपोज करते हैं, तब जाकर हमें ब्राइट ऑरेंज कलर के बैंड देखने को मिलते हैं। फाइनली फिर हमें क्या देखने को मिलेगा? ब्राइट ऑरेंज कलर के बैंड। राइट, तो देख लो, द सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट्स कैन बी विजुअलाइज। सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट्स को हम विजुअलाइज कर सकते हैं कब? अगर हम स्टेन करें डीएनए को। किससे बच्चों? इथीडियम ब्रोमाइड से। और उसके बाद एक्सपोज करेंगे यूवी लाइट से। क्यों? क्योंकि प्योर डीएनए फ्रेगमेंट्स को हम विजिबल लाइट में देख नहीं सकते। और फाइनली में क्या होगा? ब्राइट ऑरेंज कलर के बैंड दिखने को मिलेंगे। तो आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को आंसर करोगे। राइट, सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट, अब इस क्वेश्चन को देखो। हाउ इज द यूज ऑफ माइक्रो इंजेक्शन डिफरेंट फ्रॉम यूजिंग द मेथड ऑफ बायोलिस्टिक्स इन बायोटेक्नोलॉजी? तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है, माइक्रो इंजेक्शन एक मेथड है, एक बायोलिस्टिक मेथड है, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? तो देखो, सिंपल सा बच्चों आपको पता है, माइक्रो इंजेक्शन में हम एनिमल सेल के अंदर इस मेथड को यूटिलाइज करते हैं, और माइक्रो इंजेक्शन में हम एनिमल सेल के न्यूक्लियस में डायरेक्टली रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इंजेक्ट कर देते हैं। वही बात करूं बायोलिस्टिक की, तो जिसको हम जीन गन भी बोलते हैं, यहां पर हम क्या करेंगे? सेल्स पे बम्बार्डमेंट करेंगे। यहां पर बच्चा हम सेल्स पर बम्बार्डमेंट करेंगे हाई वेलोसिटी माइक्रो पार्टिकल्स की, जो कि गोल्ड और टंगस्टन के हो सकते हैं, और उस पर रिकॉम्बिनेंट डीएनए को कोट कर देंगे। और इस बम्बार्डमेंट से हमारा जो डीएनए वो चला जाएगा सेल के अंदर। अब यहां पर जो हम सेल यूटिलाइज करते हो, प्लांट सेल करते हैं। तो एक डिफरेंस क्या है? माइक्रो इंजेक्शन किसके लिए हो रहा है? एनिमल सेल के लिए। और वही बात करूं बच्चों, बायोलिस्टिक और जीन गन मेथड किसके लिए? प्लांट सेल के लिए। राइट, अब देख लो जरा। इन माइक्रो इंजेक्शन रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द न्यूक्लियस ऑफ एन एनिमल सेल। माइक्रो इंजेक्शन में रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम डायरेक्टली इंजेक्ट कर रहे हैं न्यूक्लियस में, किसके? एनिमल सेल के। वही बात करी जाए प्लांट सेल के लिए, एक मेथड है कौन सा? बायोलिस्टिक और जीन गन। उसमें हम क्या कर रहे हैं? सेल्स पर बम्बार्डमेंट करवा रहे हैं, किससे? हाई वेलोसिटी माइक्रो पार्टिकल्स की, जो कि गोल्ड या फिर टंगस्टन के बने हो सकते हैं, और इस पर हम कोट कर देंगे किसको? डीएनए को। सिंपल। तो समझ में आया? इस तरीके से आप इन क्वेश्चन को आंसर करोगे। मैं एक्सप्लेन भी कर रहा हूं, मैं आपको बता भी रहा हूं किस तरीके से आपको लिखना है, ताकि आपको इशू ना हो। और इसमें मैंने एनसीईआरटी की लाइंस को रखा है ताकि आप उनको दोबारा से क्या कर पाओ? रिवाइज कर पाओ। राइट, डबल फायदा ना लेक्चर में। चलो नेक्स्ट, अब इस क्वेश्चन को देखो। एक्सप्लेन ओनली विद द हेल्प ऑफ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी डायग्राम द 3 बेसिक स्टेप्स ऑफ पीसीआर। तो बच्चों, क्वेश्चन ये कह रहा है कि सेल्फ एक्सप्लेनेटरी डायग्राम बनाओ। ये एनसीईआरटी का डायग्राम मैंने यहां पर रखा है, बट कोई परेशान होने वाली बात नहीं है, आप अपना खुद का डायग्राम बना सकते हो इजी सा। तो कह रहा है सेल्फ एक्सप्लेनेटरी डायग्राम से आप 3 बेसिक स्टेप्स ऑफ पीसीआर को क्या करो, बताओ यहां पर। तो पीसीआर यानी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पीसीआर यानी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जो कि बच्चा 3 स्टेप में होता है। फर्स्ट स्टेप इज डीनेचुरेशन,
सेकेंड स्टेप इज एनीलिंग, थर्ड स्टेप इज एक्सटेंशन और इलोंगेशन। अब देखो यहाँ पर डायग्राम से हमें एक्सप्लेन करना है। तो व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ डीनेचुरेशन? डीनेचुरेशन में जैसा कि मैंने आपको बताया था, हम हाई टेम्परेचर पे काम कर रहे हैं, हम 94 टू 96 डिग्री सेल्सियस पे काम कर रहे हैं। क्यों? ताकि हमारे डीएनए के दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो सके और टेम्पलेट की तरह काम कर सके। तो डीनेचुरेशन स्टेप में हमारे डीएनए के स्ट्रैंड्स हीटिंग की वजह से सेपरेट हो जाएंगे और टेम्पलेट की तरह काम करेंगे। एनीलिंग स्टेप है नेक्स्ट। अब एनीलिंग में क्या करते हैं भाई? हमें पता है कि डीएनए का रेप्लिकेशन करवाना है हमें, तो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम चाहिए। अब डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम कहता है मैं 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में ही चलूंगा, और दूसरा वो कहता है कि मैं रेप्लिकेशन को स्टार्ट नहीं करता। तो सेल के अंदर प्राइमेज एंजाइम होता है जो कि प्राइमर्स बनाता है। तो यहां पर हम प्राइमर्स को केमिकली सिंथेसाइज करते हैं, तो इसलिए उन्हें बोलते हैं केमिकली सिंथेसाइज ओलिगो न्यूक्लियोटाइड प्राइमर्स। और उनको हम लगाएंगे किस पे? डीएनए पे, जो भी एरिया में एम्पलीफाई करना है, राइट। पीसीआर का फंक्शन क्या होता है? एम्पलीफिकेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट, राइट। तो एनीलिंग करना है, हमें प्राइमर्स को जोड़ना है। अब हाई टेम्परेचर से डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स को दूर करा था, तो एनीलिंग पे जोड़ना है, मतलब टेम्परेचर थोड़ा कम करना पड़ेगा। तो अब हम आ जाते हैं 40 टू 60 डिग्री सेल्सियस पे, और प्राइमर्स को यहाँ एनील कर देंगे, जोड़ देंगे। उसके बाद बच्चों, अब सिंस ये सारा का सारा हमारा रिएक्शन हाई टेम्परेचर पे हो रहा है, तो नॉर्मल जो एंजाइम्स होते हैं वो हाई टेम्परेचर पर डीनेचर हो जाते हैं। तो यहां पर हम एक थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज को इस्तेमाल करेंगे, जिसको बोलते हैं टैग डीएनए पॉलीमरेज, जिसको बोलते हैं टैग डीएनए पॉलीमरेज, जिसको हम आइसोलेट करते हैं एक थर्मोफिलिक बैक्टीरिया से, जिसका नाम है थर्मस एक्वेटिकस, जिसका नाम है बच्चा थर्मस एक्वेटिकस, राइट। तो फिर डीएनए पॉलीमरेज को डालेंगे। कौन से डीएनए पॉलीमरेज को? टैग डीएनए पॉलीमरेज को। वो क्या करेगा? रेप्लिकेशन कंप्लीट कर देगा। अब अगर हम इसी को कंटिन्यूअसली कई सारे साइकिल तक करते रहेंगे, यानी 30 साइकिल तक करते रहेंगे, तो हमारा जो डीएनए का फ्रेगमेंट है वो एम्पलीफाई कर जाएगा 1 बिलियन टाइम। कितना एम्पलीफाई कर जाएगा? 1 बिलियन टाइम्स बच्चों वो एम्पलीफाई कर जाएगा। तो इस तरीके से आप डायग्रामेटिक फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो पीसीआर को, और तीनों स्टेप्स को एक्सप्लेन कर सकते हो। डीनेचुरेशन हमारा बच्चों पहला स्टेप है, सेकंड स्टेप एनीलिंग है, थर्ड स्टेप है हमारा एक्सटेंशन, राइट। और इसी तरीके से सिंपल सा डायग्राम बना के रिप्रेजेंट कर सकते हो। देखो एक सिंपल सी बात को समझना, बायोलॉजी में डायग्राम ऐसा नहीं कि बहुत हाई प्रोफाइल बनाना है आपको। डायग्राम सिंपल बनाओ, बस ये होना चाहिए कि डायग्राम आपका सही सब देखने में हो और उसमें लेबलिंग बहुत अच्छे से हो। कोई आपसे बिल्कुल डिट्टो एनसीईआरटी का डायग्राम नहीं मांग रहा है, आप डायग्राम मिलता जुलता बनाओ और लेबलिंग अच्छे से करो, मार्क्स पूरे मिलेंगे, राइट। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखो। क्वेश्चन कह रहा है एक्सप्लेन हाउ डज एन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन इन अ क्लोनिक वेक्टर हेल्प इन सेलेक्टिंग द रिकॉम्बिनेंट्स फ्रॉम द नॉन रिकॉम्बिनेंट्स। क्वेश्चन कह रहा है किस तरीके से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन क्लोनिंग वेक्टर PBR322 में रिकॉम्बिनेंट्स को सिलेक्शन में मदद करेगा। तो बच्चों यहां पर आप सबसे पहले तो ये देख सकते हो कि हमारे पास ये क्लोनिंग वेक्टर है PBR322, और यहाँ पर जो हमारा सिलेक्टेबल मार्कर है वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है। तो हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलते हैं और थोड़ा सा करते हैं इसको सॉल्व। तो मान लो बच्चों PST1 साइट किसके अंदर है? एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट जीन के अंदर है। यहां पर मैं लगा रहा हूं जीन ऑफ इंटरेस्ट, यहां पर मैं लगा रहा हूं जीन ऑफ इंटरेस्ट। अब बच्चों सिंस हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट को PST1 साइट में लगाया है एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट जीन के अंदर, तो इस इंसर्शन की वजह से, इस फॉरेन जीन के इंसर्शन की वजह से इसका इनएक्टिवेशन हो चुका है, यानी एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट जीन इज नो मोर फंक्शनल इन केस ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स। ठीक है, अब करते हैं इसको सॉल्व। तो देखो पहले हम करेंगे सिलेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मेंट्स वर्सेस नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स, सिलेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मेंट्स वर्सेस नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। तो देखो तीन तरीके के होस्ट आपको देखने को मिल सकते हैं, राइट। तीन तरीके के आपको यहां पर होस्ट देखने को मिल सकते हैं, और ये हो गया हमारा सेल्फ लाइगेटेड प्लाज्मिड। हाँ जी, अब देखिए ध्यान से और सुनिए और समझिए।
तो बच्चों हमने एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट जीन की PST1 साइट को कट करवाया और यहाँ पर अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को लगाया है। इंसर्शनल इनएक्टिवेशन से एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट जीन हमारा खराब हो चुका है। तीन कंडीशन होगी, एक तो होस्ट कुछ भी रिसीव नहीं करेगा, ठीक है, हम पहले ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स को ढूंढ रहे हैं। तो बच्चों एक तो कंडीशन होगी कि होस्ट सेल कुछ भी रिसीव नहीं करेगी, एक कंडीशन होगी कि वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए को रिसीव करेगी, एक कंडीशन होगी कि वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए को रिसीव करेगी, और तीसरी कंडीशन में क्या होगा कि प्लाज्मिड को कट तो करा था रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से, लेकिन वहां पर हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट लगा नहीं, तो प्लाज्मिड खुद से लाइगेट कर गया, यानी सेल्फ लाइगेटेड प्लाज्मिड वाला। तो देखो अब इसके पास कोई भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन नहीं है, इसके पास कोई भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन नहीं है, तो ये तो मर जाएगा। तो ऐसे को क्या बोलेंगे, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। ऐसे को क्या बोलेंगे, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स, क्योंकि यहां पर अगर ट्रांसफॉर्मेशन होता तो इसके पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस आ चुका होता, क्योंकि नॉर्मली बैक्टीरिया के पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस नहीं होता, राइट। वही बात करी जाए ये दोनों के दोनों, तो ये नॉन ट्रांसफॉर्मेंट क्यों बना, क्योंकि ये मर गया था। वही बात करी जाए इन दोनों ही कंडीशन में ये दोनों के दोनों सरवाइव कर जाएंगे। तो ये दोनों के दोनों बच्चों सिंस सरवाइव कर चुके हैं, इनको हम बोलेंगे ट्रांसफॉर्मेंट्स, इनको हम क्या बोलेंगे, ट्रांसफॉर्मेंट्स, राइट। तो दोनों के दोनों सरवाइव कर गए। कैसे सरवाइव कर गए, क्योंकि हमने इन्हें रखा था, बच्चों टेट्रासाइक्लिन के अंदर, हमने बच्चों इन्हें रखा था टेट्रासाइक्लिन के अंदर, बट इन सभी के पास क्या है, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन था। किनके पास, इनके पास और इनके पास, इन सभी के पास टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन था, तो ये सरवाइव कर गए, इसलिए हम इनको बोल रहे हैं ट्रांसफॉर्मेंट्स। जो सरवाइव नहीं कर पाए उनको हमने बोला नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स। अब आगे की कहानी क्या है, इसी ट्रांसफॉर्मेंट में से हमें रिकॉम्बिनेंट्स और नॉन रिकॉम्बिनेंट्स को सेलेक्ट करना है। ट्रांसफॉर्मेंट में से रिकॉम्बिनेंट्स और नॉन रिकॉम्बिनेंट्स को सेलेक्ट करना है, राइट। देखो कैसे करेंगे, selection of recombinants versus नॉन रिकॉम्बिनेंट, रिकॉम्बिनेंट्स और नॉन रिकॉम्बिनेंट्स के बीच में पता लगाना है। तो देखो अब एक बात यहां पर आपको समझनी होगी बच्चों, कि रिकॉम्बिनेंट्स जिनके पास रिकॉम्बिनेंट डीएनए होगा, रिकॉम्बिनेंट्स वो ट्रांसफॉर्मेंट्स है जिनके पास रिकॉम्बिनेंट डीएनए होगा, और नॉन रिकॉम्बिनेंट्स वो हैं जिनके पास सेल्फ लाइगेटेड प्लाज्मिड होगा, जिनके पास सेल्फ लाइगेटेड प्लाज्मिड होगा। बट एक बात जो हमें यहाँ पे नोटिस करनी होगी कि हमारे रिकॉम्बिनेंट्स के पास एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस नहीं बचा है, नॉन रिकॉम्बिनेंट्स या सेल्फ लाइगेटेड प्लाज्मिड वाली कंडीशन में रेजिस्टेंस रहेगा। तो दिस इज वन ऑफ द रीजन हम यहाँ पर एक मेथड यूटिलाइज करें जिसको बोलते हैं रेप्लिका प्लेटिंग एक्सपेरिमेंट। अब देखो होगा क्या, फॉर एग्जाम्पल एक पेट्री डिश पे हमारे ट्रांसफॉर्मेंट्स ग्रो कर रहे हैं, और ये हो गए हमारे ट्रांसफॉर्मेंट्स 1 2 3 एंड 4, और इसको मैं नाम दे दे रहा हूं मास्टर प्लेट, इसको मैं नाम दे दे रहा हूं मास्टर प्लेट। नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, हम एक वुडन ब्लॉक ले रहे हैं, ठीक है, एक वुडन ब्लॉक ले रहे हैं और उस पे वेलवेट की डिस्क लगा रहे हैं। ये फॉर एग्जांपल बच्चों हमारा हो गया वुडन ब्लॉक, और इसके ऊपर हमने यहां पर वेलवेट की डिस्क लगा दी, ठीक है, वुडन ब्लॉक पे वेलवेट की डिस्क लगा दी है। तो जब हम इस मास्टर प्लेट पे इसको प्रेस करेंगे, ये वुडन ब्लॉक है और आगे की तरफ वेलवेट की डिस्क है, तो इसको जब हम इस पे क्या करेंगे, प्रेस करेंगे, तो वेलवेट की डिस्क पर रिस्पेक्टिव कॉलोनीज की जो 1 2 3 4 कॉलोनीज है बैक्टीरिया की, सेल्स क्या करेंगी, स्टिक कर जाएंगी, और इसकी मदद से हम सेम इसी टाइप की एक प्लेट क्रिएट कर लेंगे 1 2 3 4, और इस प्लेट को बच्चा बोलते हैं रेप्लिका प्लेट, इस प्लेट को बच्चा बोलते हैं रेप्लिका प्लेट, एंड दिस मेथड इज नोन एज रेप्लिका प्लेटिंग एक्सपेरिमेंट। और ये मेथड हो गया बच्चों रेप्लिका प्लेटिंग एक्सपेरिमेंट। पॉइंट समझ में आ रहा है, इस मास्टर प्लेट का एक रेप्लिका बना दिया हमने जिसको बोल रहे हैं रेप्लिका प्लेट, और इस मेथड को बोलते हैं रेप्लिका प्लेटिंग एक्सपेरिमेंट। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, इसको हम लेके जाएंगे एम्पीसिलिन पर, प्लेटेड ऑन एम्पीसिलिन, इनको हमने एम्पीसिलिन पर रखा, किस पे, रेप्लिका प्लेट को। नेक्स्ट क्या होगा,
तो बच्चों रेप्लिका प्लेट को जब हमने एम्पिसिलिन पे रखा, एक और 4 कॉलोनीज यहां पर हमें देखने को मिल रही है, विच मीन्स 1 and 4 आर नॉन रिकॉम्बिनेंट्स। बच्चों 1 और 4 है नॉन रिकॉम्बिनेंट्स, मतलब 2 and 3 आर रिकॉम्बिनेंट। 2 और 3 क्या हो गई बच्चों? रिकॉम्बिनेंट्स हो गई। 2 और 3 कॉलोनीज कौन सी हो गई? रिकॉम्बिनेंट कॉलोनी हो गई, क्योंकि इनके पास एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन फंक्शनल नहीं है। इनके पास एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन फंक्शनल नहीं है, क्योंकि इंसर्शन की वजह से, फॉरेन जीन के इंसर्शन की वजह से उसका इनएक्टिवेशन हो गया था। फॉरेन जीन के इंसर्शन की वजह से उसका इनएक्टिवेशन हो गया था। तो इस तरीके से हम रिकॉम्बिनेंट्स को और नॉन रिकॉम्बिनेंट्स को सेलेक्ट कर सकते हैं किसके अंदर? क्लोनिंग वेक्टर PBr322 में। किसकी मदद से? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन की मदद से, बिकॉज दे आर एक्टिंग एज अ सेलेक्टेबल मार्कर, राइट। नेक्स्ट, अब इस क्वेश्चन को देखो। एक्सप्लेन द प्रिंसिपल दैट हेल्प्स इन सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट्स इन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है क्या प्रिंसिपल है जिसकी मदद से डीएनए फ्रैगमेंट्स का सेपरेशन हो रहा है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में। तो देखो सिंपल सा मैथ, यहां पर जो सेपरेशन का प्रिंसिपल है वो है बच्चों सीविंग इफेक्ट। क्या है? सीविंग इफेक्ट है। बट सीविंग इफेक्ट को समझने से पहले हमें एक बात पता होनी चाहिए, दैट डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज। डीएनए बच्चों नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल है। डीएनए क्या है? नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल है। तो इस नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल को हम इलेक्ट्रिक फील्ड की मदद से सेपरेट कर सकते हैं, राइट। तो देखो इसलिए हम क्या करते हैं, हम एक तरफ तो रखते हैं कैथोड, हम एक तरफ तो रखते हैं बच्चा कैथोड, और एक तरफ रखते हैं एनोड। अब डीएनए फ्रेगमेंट्स को हम लोड करेंगे कैथोड की साइड पर। डीएनए फ्रेगमेंट्स को हम लोड करेंगे कैथोड की साइड पर, किसमें? वेल्स में। क्यों? क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव चार्ज क्या होगा? रिपल्शन होगा। देखो प्रिंसिपल बता रहा हूं, लेकिन पूरी कंसेप्ट को समझ लो, जो आप नोट करोगे, जो लिखोगे, फ्लो चार्ट की फॉर्म में लिख सकते हो। हाँ जी। तो सबसे पहले मैंने बोला कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड की मदद से डीएनए को सेपरेट कर रहे हैं। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि डीएनए होता है नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल। अब डीएनए नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल है, तो ये हमारे पास जेल है, इस जेल को हमने इलेक्ट्रिक फील्ड से कनेक्ट कर दिया है। एक तरफ रखा है कैथोड, एक तरफ रखा है एनोड, और कैथोड की साइड पर हमने वेल्स बनाए जहां पर हम डीएनए फ्रेगमेंट्स को लोड करेंगे। जहां पर हम डीएनए फ्रेगमेंट्स को बच्चा क्या करेंगे? लोड करेंगे। क्यों? क्योंकि नेगेटिव चार्ज का क्या होगा? रिपल्शन होगा। वो धक्का देगा किसको? डीएनए के फ्रेगमेंट्स को। उसके बाद अप्लाई होगा सीविंग इफेक्ट। अब सीविंग इफेक्ट क्या होता है? देखो यहां पर जो हम जेल यूटिलाइज कर रहे हैं इसको बोलते हैं एगरोस जेल। यहां पर जो हम जेल यूटिलाइज कर रहे हैं बच्चों, इसको बोलते हैं एगरोस जेल। अब एगरोस जेल की अगर मैं बात करूं तो इसका ना एक पोर साइज होता है। उस पोर साइज में छोटी फ्रेगमेंट बहुत तेज रन करेंगी, बड़ी फ्रेगमेंट फ्रिक्शन की वजह से ज्यादा दूर तक नहीं जा पाएंगे। दिस इज द सीविंग इफेक्ट, पोर सीव। तो एग्रो जेल में एक सीव है, पोर्स है। उस पोर में छोटी फ्रेगमेंट बहुत तेज रन करेंगी, मतलब वो बहुत दूर तक जाएंगी टुवर्ड्स एनोड। वहीं जो बड़ी फ्रेगमेंट्स है वो तेज रन नहीं कर पाएगी बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन। तो सीविंग इफेक्ट की वजह से साइज के बेसिस पर स्मॉलर द फ्रेगमेंट फार्दर इट मूव्स होगा, और बड़ी फ्रेगमेंट ज्यादा दूर तक नहीं जा पाएगी। तो देखो द डीएनए फ्रेगमेंट सेपरेट, द डीएनए फ्रेगमेंट्स सेपरेट और रिजॉल्व, द डीएनए फ्रेगमेंट सेपरेट और रिजॉल्व अकॉर्डिंग टू देयर साइज। साइज के बेसिस पर रिजॉल्व होंगी थ्रू सीविंग इफेक्ट प्रोवाइडेड बाय द जेल। सीविंग इफेक्ट का क्या मतलब मैंने आपको बता दिया है, और इसी रीजन से क्या देखने को मिलेगा? स्मॉलर द फ्रेगमेंट, स्मॉलर द फ्रेगमेंट फार्दर इट मूव। जितनी छोटी फ्रेगमेंट होगी वो उतनी दूर तक जाएगी टुवर्ड्स एनोड, एंड दिस इज वन ऑफ द रीजन एनोड की तरफ स्मॉलेस्ट फ्रेगमेंट दिखा रखा है, कैथोड की तरफ लार्जेस्ट फ्रेगमेंट दिखा रखा है। तो सीविंग इफेक्ट इज द प्रिंसिपल, बट आपको पहले ये लिखना पड़ेगा कि डीएनए इज अ नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की मदद से हम डीएनए को क्या करेंगे? एनोड की तरफ मूव करवाएंगे। व्हाट? थ्रू अ इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स एनोड। और क्या चाहिए हमें? एक मीडियम चाहिए, जो कि हो गया हमारा जेल, एग्रोस का जेल, राइट। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन को देखो। Write the mechanism that enables Agrobacterium tumefaciens to develop tumors in their host dicot plant. तो यहां पर बच्चों क्वेश्चन पूछ रहा है, मैकेनिज्म को लिखो, किस तरीके से एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियंस क्या कर रहा है बच्चों? ट्यूमर्स को कॉज कर रहा है डाइकोट प्लांट के अंदर। अब
इसको बताने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियंस है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियंस के पास होता है एक प्लाज्मिड। इसके पास क्या होता है बच्चों? इसके पास होता है एक प्लाज्मिड, ठीक है जी। और इस प्लाज्मिड को बोलते हैं टीआई प्लाज्मिड, यानी ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। क्यों बोलते हैं इसको ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड बच्चों? क्योंकि ये डाइकोट प्लांट के अंदर, क्योंकि ये डाइकोट प्लांट के अंदर एक ट्यूमर कॉज करता है जिसको बोलते हैं क्राउन गॉल ट्यूमर, जिसको बोलते हैं क्राउन गॉल ट्यूमर। और इस टीआई प्लाज्मिड का एक पोर्शन होता है जिसको बोलते हैं टीडीएनए या फिर ट्रांसफर डीएनए। तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियंस इज अ सॉइल बैक्टीरियम हैविंग टीआई प्लाज्मिड, दैट इज ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, एंड अ पार्ट ऑफ इट टीडीएनए। जो टीडीएनए पोर्शन होता है उसको हम ट्रांसफर डीएनए बोलते हैं। और इन्फेक्शन के दौरान इसी टीडीएनए को एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियंस डाइकोट प्लांट के अंदर ट्रांसफर करता है और ट्यूमर कॉज करता है। तो कहने का मतलब यह है टीआई प्लाज्मिड पूरा नहीं जाता, खाली टीडीएनए का पोर्शन डाइकोट प्लांट के अंदर जाता है और इस टीडीएनए के अंदर होते हैं व्हाट? ट्यूमर कॉजिंग जीन्स। देखो ध्यान से, Agrobacterium tumefaciens, a pathogen of several dicot plant, is able to deliver a piece of DNA known as tDNA. वो अपने एक पीस ऑफ डीएनए को डिलीवर कर सकता है, इसको बोलते हैं टीडीएनए। किसका पार्ट है? टीआई प्लाज्मिड का पार्ट है। टू ट्रांसफॉर्म नॉर्मल प्लांट सेल्स इनटू अ ट्यूमर, जिसकी वजह से नॉर्मल प्लांट सेल्स को ट्यूमर में ट्रांसफॉर्म कर देगा। एंड डायरेक्ट दिस ट्यूमर सेल्स, और बच्चों ट्यूमर सेल्स को बोलेगा क्या? केमिकल्स रिलीज करो। किसकी पसंद के? एग्रोबैक्टीरियम के पसंद के। बेसिकली यहाँ पर ट्यूमर बड़ा होता चला जाएगा और क्राउन गॉल ट्यूमर को कॉज कर देगा। तो दिस इज द मेथोडोलॉजी। याद रखना, टीआई प्लाज्मिड में टीडीएनए पोर्शन जाता है डाइकोट प्लांट के अंदर, तो इसको आप अच्छे से मेंशन कर सकते हो। ये पोर्शन जाएगा डाइकोट प्लांट के अंदर, राइट। नेक्स्ट देखो इसे, state how Agrobacterium tumefaciens and some retroviruses have been modified as useful cloning vector। अब यहां पर बच्चों क्वेश्चन ये पूछ रहा है किस तरीके से एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियंस को और रेट्रोवायरसेस को, किस तरीके से एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियंस को या फिर रेट्रोवायरसेस को हम यूटिलाइज कर सकते हैं क्लोनिंग वेक्टर की फॉर्म में। अब देखो एक सिंपल सी बात को आपको समझना होगा। रेट्रोवायरसेस, या मैं लिख ही देता हूं, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियंस। बच्चों एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियंस क्या करता है? डाइकोट प्लांट में क्राउन गॉल ट्यूमर कॉज करता है, तो ये प्लांट सेल में इंफेक्शन कॉज कर रहा है। और वहीं बात करूं बच्चों रेट्रोवायरसेस की, रेट्रोवायरसेस एनिमल सेल में ट्यूमर कॉज करते हैं। पॉइंट समझ में आ रहा है? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियंस एक बैक्टीरिया है जो कि प्लांट सेल के अंदर ट्यूमर को कॉज कर रहा है। वहीं पर रेट्रोवायरसेस की बात करूं तो वो एनिमल सेल के अंदर ट्यूमर कॉज कर रहा है, मतलब नेचुरल कंडीशन में ये प्लांट और एनिमल सेल में इंफेक्शन कॉज करते हैं। तो यार हमें लगा ये नेचुरली इंफेक्शन तो कॉज कर रहे हैं, बट इंफेक्शन के दौरान वो अपने जीन्स को अंदर ट्रांसफर कर रहे हैं। अगर इसी जगह पर हम ऑल्टरेशन करके अपनी पसंद के जीन को ट्रांसफर करें, इंफेक्शन वो करेगा, नेचुरली करेगा, लेकिन जीन्स कौन से लेके जाएगा? हमारे लेकर जाएगा। तो बेसिकली हम टीआई प्लाज्मिड जो कि एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियंस का होता है उसमें को डिसआर्म्ड कर देंगे और रेट्रोवायरसेस के जीन को डिसआर्म कर देंगे। तो बेसिकली डिसआर्म्ड टीआई प्लाज्मिड का यूज करेंगे और डिसआर्म्ड रेट्रोवायरसेस का हम यूज करेंगे, तब जाकर वो मॉडिफाइड क्लोनिंग वेक्टर बन जाएंगे। इन्फेक्शन अपनी पसंद से करेंगे लेकिन जीन हमारी पसंद का लेकर जाएंगे, राइट। देखो, the tumor inducing TI plasmid of Agrobacterium tumefaciens has now been modified into a cloning vector which is no more pathogenic। अब पैथोजेनिक नहीं रहा है, बीमारी नहीं कॉज करेगा to the plants, but is still able to use the mechanism to deliver genes of our interest into a variety of plants। इस तरीके से आप आंसर करोगे, राइट। क्या बोला भैया? पैथोजेनिक नहीं है, इन्फेक्शन कॉज कर रहा है, नेचुरली इन्फेक्शन कॉज कर रहा है लेकिन बीमारी नहीं कॉज कर रहा, हमारी पसंद के जीन्स लेके जा रहा है। उसी तरीके से देखो, सिमिलरली रेट्रोवायरसेस हैव आल्सो बीन डिसआर्म्ड। इनको हमने डिसआर्म्ड कर दिया, मतलब बीमारी नहीं कॉज करेगा, इन्फेक्शन कॉज करेगा। डिसआर्म्ड एंड नाउ यूज्ड टू डिलीवर डिजायरेबल जीन्स इनटू एनिमल सेल, इनटू एनिमल सेल। इस तरीके से बच्चों आप आंसर करोगे क्वेश्चंस को। नेक्स्ट,
अब यहाँ पर दो चीजें पूछी गई है, नेम द मोस्ट कॉमनली यूज्ड बायोरिएक्टर, सबसे मोस्ट कॉमनली यूज्ड बायोरिएक्टर कौन सा है, एंड व्हाई आर दिस बायोरिएक्टर्स यूज्ड। तो ए में पूछा गया है मोस्ट कॉमनली यूज्ड बायोरिएक्टर कौन से होते हैं, ठीक है, और इनको हम क्यों यूज कर रहे हैं। देखो द मोस्ट कॉमनली यूज्ड बायोरिएक्टर, द मोस्ट कॉमनली यूज्ड बायोरिएक्टर्स आर ऑफ स्टरिंग टाइप। अगर हम बात करें बच्चों मोस्ट कॉमनली यूज्ड बायोरिएक्टर की, तो वो स्टरिंग टाइप के होते हैं, क्योंकि उनके पास होता है स्टरर, क्योंकि उनके पास क्या होता है बच्चों, स्टरर होता है। यस, मोस्ट कॉमनली यूज्ड जो बायोरिएक्टर होते हैं उनके पास होता है स्टरर, इसलिए उनको बोलते हैं स्टरिंग टाइप, जिसके दो एग्जांपल हो जाएंगे, सिंपल स्टर टैंक बायोरिएक्टर या फिर स्पार्ज स्टर टैंक बायोरिएक्टर। सिंपल स्टर टैंक बायोरिएक्टर को मैंने यहाँ पर मेंशन करा है। स्टरर क्या करता है, स्टरर की वजह से यूनिफॉर्म मिक्सिंग होती है ऑक्सीजन की और न्यूट्रिएंट्स की, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स की यूनिफॉर्म अवेलेबिलिटी रहती है थ्रू आउट द बायोरिएक्टर, राइट। उसके बाद क्वेश्चन पूछ रहा है क्यों बायोरिएक्टर्स को यूज कर रहे हैं, राइट। बायोरिएक्टर्स कैन बी थॉट ऑफ एज वेसल्स। बच्चों आपको पता है बायोरिएक्टर की मदद से हम लार्ज स्केल पर अपने प्रोडक्ट को बना सकते हैं, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन को बना सकते हैं। तो याद होगा आपको 100 to 1000 लीटर। तो देखो क्या लिखा है, बायोरिएक्टर्स ऐसी वेसल्स हैं जिसमें हम रॉ मटेरियल को बायोलॉजिकली कन्वर्ट कर रहे हैं स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स में। बायोरिएक्टर ऐसी बड़ी वेसल है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, रॉ मटेरियल को कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें, स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स में बायोलॉजिकली। बायोलॉजिकली मतलब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की मदद से हम रॉ मटेरियल को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर पा रहे हैं बायोलॉजिकल, किसकी वजह से, बायोरिएक्टर की मदद से। लाइक फॉर एग्जांपल बच्चों प्रोडक्ट में हम क्या बना सकते हैं, एंजाइम्स बना सकते हैं, राइट, एंजाइम्स को बना सकते हैं। देखो किसका इस्तेमाल कर रहा है, माइक्रोबियल सेल्स का, प्लांट सेल्स का, एनिमल सेल्स का, ह्यूमन सेल्स का, ठीक है। तो बायोरिएक्टर एक बड़ी वेसल है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, रॉ मटेरियल से प्रोडक्ट बना सकते हैं बायोलॉजिकली, जिसमें हम प्लांट सेल, एनिमल सेल, माइक्रोबियल सेल किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये तो एक आंसर हो गया। अब बी के आंसर की बात करते हैं। हाउ इज द ऑपरेशन इन अ बायोरिएक्टर कैरिड आउट सो एज टू अचीव द डिजायर्ड एंड प्रोडक्ट। अब वो क्वेश्चन ही पूछ रहा है कि बायोरिएक्टर में ऑपरेशन, बायोरिएक्टर किस तरीके से काम करता है कि हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट मिल पाए। तो देखो बायोरिएक्टर प्रोवाइड करता है ऑप्टिमल कंडीशन। बायोरिएक्टर की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो बायोरिएक्टर प्रोवाइड कर रहा है ऑप्टिमल कंडीशंस ताकि हमें डिजायर्ड प्रोडक्ट मिल सके, ठीक है। बायोरिएक्टर क्या कर रहा है, ऑप्टिमम कंडीशंस प्रोवाइड कर रहा है, डिजायरेबल कंडीशन प्रोवाइड कर रहा है ताकि हमें ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिल सके। अब ऑप्टिमल ग्रोथ कंडीशन में क्या होगा बच्चों, प्रॉपर टेम्परेचर, प्रॉपर पीएच, प्रॉपर सबस्ट्रेट, प्रॉपर सॉल्ट्स, प्रॉपर विटामिन, प्रॉपर ऑक्सीजन, ये सारी चीजें आपको याद होगा, हमने पढ़ा था। ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम होता है, पीएच कंट्रोल सिस्टम होता है, टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम होता है, सैंपलिंग पोर्ट होता है, उसके अलावा फॉर्म कंट्रोल सिस्टम होता है, राइट। तो सारी ऑप्टिमम कंडीशन प्रोवाइड करता है जो प्रोडक्ट के लिए नेसेसरी है, जिसकी वजह से हमें डिजायरेबल प्रोडक्ट बहुत अच्छे अमाउंट में मिलता है। तो दिस इज द बेनिफिट ऑफ हैविंग बायोरिएक्टर, तभी जाकर हमें प्रोडक्ट लार्ज स्केल पर मिल पा रहा है, राइट। नेक्स्ट, अब इसको देखो, एक्सप्लेन द रोल्स ऑफ द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल ईच इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो बच्चों क्वेश्चन कह रहा है इनको एक्सप्लेन करो, एक एग्जांपल के साथ, और इनका रोल बताओ बायोटेक्नोलॉजी में। बायोटेक्नोलॉजी में या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में इनके रोल के बारे में बताना है विद एन एग्जांपल। देखो ध्यान से, पहले बात कर रहा है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। तो बच्चों आपको याद होगा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स वो एंजाइम्स हैं जो बैक्टीरियोफाज की ग्रोथ को रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं बैक्टीरिया के अंदर। और अब हमारा यहाँ पर स्पेसिफिकली फोकस है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस पे। तो देखो ईच रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या करता है, इंस्पेक्ट करता है लेंथ ऑफ अ डीएनए सीक्वेंस। सबसे पहले रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डीएनए की सीक्वेंस को इंस्पेक्ट करेगा। क्यों इंस्पेक्ट कर रहा है, ताकि वो अपनी पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज कर पाए, अपनी रिकॉग्निशन सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज कर पाए। और जैसे ही उसको वो अपनी सीक्वेंस मिलेगी, वो जाकर वहां पर बाइंड कर जाएगा और स्पेसिफिक पोजीशन में शुगर फॉस्फेट बैकबोन को कट कर देगा या फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को तोड़ देगा। Each restriction endonuclease functions by inspecting the length of a DNA sequence once it finds its specific recognition sequence। जैसे ही उसको अपनी specific recognition sequence मिली, वो बाइंड करेगा डीएनए से और कट कर देगा दोनों स्ट्रैंड्स को at specific point in their sugar phosphate backbone। स्पेसिफिक पॉइंट पर कट कर देगा in their sugar phosphate backbone। क्लियर है बात, फंक्शन समझ में आया। अब इसको एक एग्जांपल से मैं समझा भी देता हूं ताकि क्लियर आ जाए। तो बच्चों एग्जांपल की बात करें,
एग्जाम्पल बच्चा हम ले लेते हैं इको R1। अब देखो एक सीक्वेंस लिख रहा हूं मैं, GAA-TTC, GAA-TTC। तो अब डीएनए के अंदर इको R1 बाइंड करेगा और इंस्पेक्ट करेगा इस सीक्वेंस के लिए। जैसे उसको ये सीक्वेंस मिल गई, ये है उसकी पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस या रिकॉग्निशन सीक्वेंस, इससे बाइंड करेगा और डीएनए को स्पेसिफिक पॉइंट पर कट कर देगा डबल स्ट्रैंड में। तो इस तरीके से यहां पर ए और जी के बीच में कट कर देगा। दूसरा क्वेश्चन है प्लाज्मिड्स का। व्हाट इज प्लाज्मिड? पहले प्लाज्मिड का मतलब समझो। प्लाज्मिड है ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। बैक्टीरिया के अंदर ये ऑटोनोमसली रेप्लिकेट करता है। बैक्टीरिया के अंदर बच्चों ये ऑटोनोमसली रेप्लिकेट करता है और ये सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है। बायोटेक्नोलॉजी में क्या फंक्शन है इसका? इसको हम क्लोनिंग वेक्टर की तरह यूज करते हैं, यूज्ड एज अ क्लोनिंग वेक्टर। यस, आपको वो क्या है? देखो जब हमने ट्रेडिशनल हाइब्रिडेशन मेथड को करा तो हमें पता चला कि वहां पर हमारे डिजायरेबल जीन्स के साथ अनडिजायरेबल जीन भी जा रहे थे। फिर हमने सोचा यार अगर हमें खाली डिजायरेबल जीन को ट्रांसफर करना है तो हम क्या करेंगे, तब हमने बायोटेक्नोलॉजी को लाया। बट फिर हमें लगा कि यार अगर एक खाली जीन को ट्रांसफर करें किसी ऑर्गेनिज्म में तो वो क्या एक्सप्रेस कर पाएगा? वो नहीं कर पाएगा। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि उसको चाहिए ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन वो सीक्वेंस है जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। अब ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन ऐसे तो अवेलेबल है नहीं कि हम यूज करेंगे और उसको पहुंचा देंगे, तो उसके लिए हमने एक व्हीकल ढूंढा, एक कैरियर ढूंढा, और उसी कैरियर को बोलते हैं क्लोनिंग वेक्टर। क्लोनिंग वेक्टर के पास ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन भी होता है और इसके पास क्लोनिंग साइट भी होती है। उस क्लोनिंग साइट में हम जीन ऑफ इंटरेस्ट को लगाएंगे, ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन इसके पास है, तो इस वेक्टर की वजह से हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट होस्ट के अंदर जाएगा और उसकी क्लोनिंग होगी। दिस इज द रीजन वी यूज प्लाज्मिड एज अ क्लोनिंग वेक्टर, राइट। नेक्स्ट, अभी देखो क्वेश्चन, डिस्क्राइब द रोल्स ऑफ द हीट प्राइमर्स एंड द बैक्टीरियम थर्मस एक्वाटिकस इन द प्रोसेस ऑफ पीसीआर। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहां पर पीसीआर नहीं पूछा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि यार एक तो हीट, एक प्राइमर और एक बैक्टीरिया है थर्मस एक्वाटिकस, इनका रोल क्या है पीसीआर में। देखो एक एक करके आंसर करते हैं। पहले बात करते हैं हीट। तो हीट की बात करें, हाई टेम्परेचर helps in separation of DNA strands। तो बच्चों हाई टेम्परेचर यानी हीट, फर्स्ट स्टेप डीनेचुरेशन की बात हो रही है। यहां पर हीट यानी डीनेचुरेशन की बात हो रही है। हीट यानी फर्स्ट स्टेप डीनेचुरेशन की बात कर रहे हैं, जो कि 94 से 96 डिग्री सेल्सियस पर होता है। हाई टेम्परेचर से क्या फायदा हो रहा है? हाई टेम्परेचर से हमारे डीएनए के दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो पा रहे हैं एंड दे आर फंक्शनिंग एज टेम्पलेट डीएनए। वो टेम्पलेट डीएनए की तरह काम कर रहे हैं। तो हीट का फायदा ये है कि हीट की मदद से हमारे डीएनए के दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो रहे हैं और सेपरेशन की वजह से नाउ दे आर फंक्शनिंग एज टेम्पलेट डीएनए। तो ये तो हो गया पहले का आंसर। प्राइमर्स, as DNA polymerase do not initiate DNA replication, as DNA polymerase do not initiate DNA replications, primers are required। yes, तो बच्चों आपको पता है डीएनए पॉलीमरेज भैया कभी भी रेप्लिकेशन को स्टार्ट नहीं करते। रेप्लिकेशन को स्टार्ट करने के लिए सेल के अंदर प्राइमेज एंजाइम होता है जो कि प्राइमर्स को बिल्ड करता है। तो सिंस यहां पर हम लैब में इन विट्रो कंडीशन में करवा रहे हैं डीएनए का रेप्लिकेशन, तो हमें प्राइमर्स को खुद सिंथेसाइज करना पड़ेगा। तो प्राइमर्स का फंक्शन क्या होता है? वो इनिशिएट करने में रेप्लिकेशन की मदद कर रहे हैं, ठीक है। तो डीएनए पॉलीमरेज इनिशिएट नहीं करता डीएनए रेप्लिकेशन, क्यों? इसलिए हमें प्राइमर्स की जरूरत है और इनका यूज होता है बच्चों सेकंड स्टेप एनीलिंग में, राइट, क्योंकि होता है 40 to 60 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट बात है थर्मस एक्वाटिकस बैक्टीरिया की। थर्मस
aquaticus. This bacteria is a source of tag DNA polymerase. और इधर हम बोल सकते हैं थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज। नेक्स्ट है बच्चों थर्मस अक्वेटिकस का क्या फंक्शन है। थर्मस अक्वेटिकस वो बैक्टीरिया है जो कि हमें थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज प्रोवाइड कर रहा है, मतलब टैग डीएनए पॉलीमरेज प्रोवाइड कर रहा है। जैसे कि आप यहां पर देख सकते हो कि हमारा जो पीसीआर है वो हाई टेम्परेचर पर रन करता है, तो नॉर्मली हाई टेम्परेचर पे एंजाइम्स डीनेचर हो जाते हैं, तो हमें एक थर्मोस्टेबल एंजाइम की जरूरत थी। तो थर्मस अक्वेटिकस बैक्टीरिया जो कि थर्मोफिलिक बैक्टीरिया है वो हमें प्रोवाइड कर रहा है क्या, डीएनए पॉलीमरेज, थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज। तो ये हो गया आंसर। अब इस क्वेश्चन को देखो, explain the significance of palindromic nucleotide sequence in the formation of recombinant DNA। तो क्वेश्चन पूछ रहा है पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस का रिकॉम्बिनेंट डीएनए के फॉर्मेशन में क्या यूज है। तो भैया एक सिंपल सी बात है, पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस एक ऐसी सीक्वेंस होती है जिसको आप दोनों साइड से अगर रीड करोगे मतलब सेम ही रह जाएगा। लाइक फॉर एग्जांपल अब अगर यहां पर आप 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ रीड करोगे तो आपको GATTC देखने को मिलेगा। तो पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस वो सीक्वेंस होती है जिसको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट करता है, अगर बच्चों यहां पर ये पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस हमारे वेक्टर डीएनए के पास भी है और हमारे क्या कहते हैं जीन ऑफ इंटरेस्ट के पास भी है, तो उस दोनों को, वेक्टर डीएनए को और जीन ऑफ इंटरेस्ट को हम इससे कट करवाएंगे जिससे हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए का फॉर्मेशन बहुत अच्छे से हो पाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं बेसिकली, बोथ वेक्टर डीएनए एंड फॉरेन डीएनए आर कट बाय same restriction enzyme both vector DNA and foreign DNA are cut by same restriction enzyme, जो कि क्या करेगा, सेम टाइप्स ऑफ एंड्स मिलेंगे। अगर सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से वेक्टर डीएनए को और फॉरेन डीएनए को कट करेंगे तो सेम टाइप के एंड्स मिलेंगे। वो स्टिकी एंड्स भी हो सकते हैं, ब्लंट एंड भी हो सकते हैं, इसलिए मैं एंड लिख रहा हूं, सेम टाइप्स के एंड मिलेंगे। तो लाइगेशन क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा, लाइगेशन बिकम्स इजियर, और बेसिकली क्या होगा, हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए बहुत आसानी से बन पाएगा। तो बेसिकली पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को हमारा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम रिकॉग्नाइज करता है। अगर वेक्टर डीएनए के पास जो सीक्वेंस है, जीन ऑफ इंटरेस्ट के पास जो सीक्वेंस है, सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करो, सेम टाइप के एंड मिलेंगे। वो ब्लंट एंड भी हो सकते हैं, स्टिकी एंड्स भी हो सकते हैं, उसका लाइगेशन आसान हो जाएगा और लाइगेशन होते ही बन जाएगा रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो ये बेनिफिट है। तो देखो मैंने क्या लिखा हुआ है, ईच रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रिकॉग्नाइजेस अ स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस इन द डीएनए। हर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एक स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करता है, या एक स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करता है, किसके अंदर, डीएनए के अंदर। लाइक फॉर एग्जांपल ये जो मैंने यहां पर लिखी है बच्चों, ये किसके सीक्वेंस है, इको R1 के सीक्वेंस है। बी पूछ रहा है राइट द यूज ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इन दी अवर प्रोसेस। भाई रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की वजह से या रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की वजह से यहाँ पर सेम टाइप के एंड्स बन रहे हैं ना, और ये सेम टाइप के एंड्स बन रहे हैं, तभी क्या हो रहा है, लाइगेशन आसानी से हो रहा है, तभी रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन पा रहा है। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का क्या यूज है, इन जनरेशन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ एंड्स, वेदर कैसे हो सकते हैं वो, स्टिकी और व्हाट, ब्लंट एंड्स, राइट। नेक्स्ट, नेम द सेलेक्टेबल मार्कर्स इन PBr322, मेंशन द रोल दे प्ले। बच्चों सेलेक्टेबल मार्कर PBr322 में कौन होता है और वो क्या रोल प्ले करते हैं। यार देखो सिंपल सी बात समझो, सेलेक्टेबल मार्कर
सेलेक्ट करने में मदद कर रहे हैं। ये वो मार्कर हैं जो सेलेक्ट करने में मदद कर रहे हैं, बट यहां पर ये मार्कर ऐसा नहीं है, यहां पर ये मार्कर जीन की फॉर्म में है। तो देखो ध्यान से, द वेक्टर रिक्वायर्स अ सेलेक्टेबल मार्कर। वेक्टर को चाहिए होता है सेलेक्टेबल मार्कर, क्यों? क्योंकि इसकी मदद से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं और एलिमिनेट कर सकते हैं नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स को। सेलेक्टेबल मार्कर की वजह से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं और एलिमिनेट कर सकते हैं नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स को, और सेलेक्ट कर सकते हैं किसको? ट्रांसफॉर्मेंट्स को। तो सेलेक्टेबल मार्कर का रोल क्या है? सेलेक्टेबल मार्कर वो जीन्स हैं जिनकी मदद से हम ट्रांसफॉर्मेंट्स को सेलेक्ट कर सकते हैं और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स को सेलेक्ट करके एलिमिनेट कर सकते हैं। पीबीआर 322 की बात करूं तो यहां पर पीबीआर 322 की बात करूं तो यहां पर जो सेलेक्टेबल मार्कर होते हैं वो होते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स। द जीन्स एनकोडिंग रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स कौन कौन से बच्चों? एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन, क्लोरेमफेनिकोल रेजिस्टेंट जीन, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन, कैनामाइसिन रेजिस्टेंट जीन। तो पीबीआर 322 में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स का हम यूज करते हैं एज सेलेक्टेबल मार्कर, राइट? बी में क्या कह रहा है? व्हाई इज द कोडिंग सीक्वेंस ऑफ एन एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज अ प्रीफर्ड सेलेक्टेबल मार्कर इन कंपैरिजन टू द वंस नेम्ड अबव। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि आजकल हम क्या कर रहे हैं? आजकल हम क्या कर रहे हैं? एक एंजाइम है बीटा गैलेक्टोसाइडेज, उसके जीन का इस्तेमाल कर रहे हैं। आजकल हम क्या कर रहे हैं? एक एंजाइम है बीटा गैलेक्टोसाइडेज, उसके जीन का इस्तेमाल कर रहे हैं इस प्रोसेस के लिए। तो उनको क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? मतलब क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि बीटा गैलेक्टोसाइडेज के हम जीन का इस्तेमाल कर रहे हैं, ना कि हम पहले वाले को जो हमने अभी पढ़ा है। रीजन क्या है? तो जैसा कि अभी आपको याद होगा, मैंने आज के ही लेक्चर में आपको भी बताया था कि किस तरीके से आप पहले सिलेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मेंट्स नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स करोगे और फिर क्या करोगे? रिकॉम्बिनेंट्स और नॉन रिकॉम्बिनेंट्स करोगे। अब वहां पर अगर आप नोटिस करो तो हमें क्या करना पड़ रहा है? दो एंटीबायोटिक्स की प्लेट्स पर हमें ट्रांसफर करना पड़ रहा है। दो एंटीबायोटिक्स की प्लेट्स पर हमें क्या करना पड़ रहा है? ट्रांसफर करना पड़ रहा है। तो प्रोसेस काफी लंबा हो गया है, कम्बरसम हो गया, टाइम टेकिंग प्रोसेस हो गया। देखो, सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स ड्यू टू इनएक्टिवेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स को इनएक्टिवेट करता ना। सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स ड्यू टू इनएक्टिवेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स इज अ कम्बरसम प्रोसीजर। कम्बरसम मतलब बच्चों टाइम टेकिंग प्रोसीजर है, बिकॉज इट रिक्वायर्स साइमल्टेनियसली प्लेटिंग ऑन टू प्लेट्स। साइमल्टेनियसली प्लेटिंग करनी पड़ेगी हमें टू प्लेट्स पर, क्या? क्योंकि इनके पास डिफरेंट एंटीबायोटिक्स होगा, तो बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है। वहीं पर अगर याद करो लैक्जेड को, तो लैक्जेड जीन होता है जो कि बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम को बनाता है। अब लैक ऑपरेन में तो ये लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में तोड़ रहा था, लेकिन यहां पर हम क्या करते हैं? क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट लेते हैं जिसको बोलते हैं एक्सगेल। क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट ले रहे हैं जिसको बच्चा हम बोलते हैं एक्सगेल। क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट ले रहे हैं जिसको हम बोलते हैं एक्सगेल, और ये कन्वर्ट हो जाता है ब्लू कलर में। तो देखो, अगर जीन ऑफ इंटरेस्ट नहीं लगा, अगर जीन ऑफ इंटरेस्ट नहीं लगा तो इसका इंसर्शनल इनएक्टिवेशन नहीं होगा, तो ये फंक्शनल रहेगा, ये एक्सगेल पर एक्ट करके ब्लू कलर देगा, ठीक है? नॉन रिकॉम्बिनेंट्स में ब्लू कलर देगा। लेकिन अगर जीन ऑफ इंटरेस्ट लगा तो ये फंक्शनल नहीं रह गया, ये एक्सगेल पर एक्ट नहीं कर पाएगा, और एक्सगेल पर एक्ट नहीं कर पाएगा मतलब व्हाइट कलर देगा। तो इस ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग मेथड से हम यहाँ पर जल्दी पता लगा सकते हैं रिकॉम्बिनेंट्स का, और इसी रिस्पेक्ट में, इस मेथड के रिस्पेक्ट में ये कंपैरेटिवली इजियर है, आसान है, जल्दी है, तो इसलिए इसको चूज करा जाता है आजकल, राइट? अब देखो क्वेश्चन, why must a cell be made competent in biotechnology experiments? How does calcium ion help in doing so? तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है सेल्स को कॉम्पिटेंट क्यों बनाया जाता है बायोटेक्नोलॉजी के एक्सपेरिमेंट्स में। क्वेश्चन ये पूछ रहा है बच्चों, सेल्स को कॉम्पिटेंट क्यों बनाया जाता है बायोटेक्नोलॉजी के एक्सपेरिमेंट्स में, और कैल्शियम आयन किस तरीके से मदद करता है। तो देखो, एक सिंपल सी बात को समझो। नॉर्मली कोई भी सेल एक फॉरेन डीएनए का अपटेक नहीं करेगी। नॉर्मली कोई भी सेल एक फॉरेन डीएनए का बच्चों अपटेक नहीं करेगी। कॉम्पिटेंट सेल्स वो सेल्स होते हैं जो आसानी से फॉरेन डीएनए का अपटेक कर लेते हैं। कॉम्पिटेंट सेल्स आर दो सेल्स विच कैन इजीली अपटेक फॉरेन डीएनए, और ऐसा हम उन्हें बनाते हैं, किसकी मदद से बनाते हैं? डाइवेलेंट कैटायन की वजह से, जैसे कि कैल्शियम। देखो ध्यान से, डीएनए हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल होता है बच्चों। डीएनए क्या है? हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है। हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर लविंग। अब सेल मेम्ब्रेन दोस्त कैसी होती है? सेल मेम्ब्रेन मोस्टली हाइड्रोफोबिक होती है फॉस्फोलिपिड की वजह से, राइट? तो इसलिए इट कैन नॉट पास थ्रू सेल मेम्ब्रेन, वो सेल मेम्ब्रेन से पास नहीं कर सकता। इन ऑर्डर टू फोर्स बैक्टीरिया टू टेक अप द प्लाज्मिड,
अगर हमें बैक्टीरिया को क्या करना पड़ेगा, हमें बैक्टीरिया को फोर्स करना पड़ेगा प्लाज्मिड को लेने के लिए, बैक्टीरियल सेल्स को कॉम्पिटेंट बनाना पड़ता है। कॉम्पिटेंट बनाने का मतलब यही है कि उसकी सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल में हम कुछ मॉडिफिकेशन करेंगे, कुछ केमिकल्स की मदद से। उन्हीं केमिकल्स में कैल्शियम भी होता है। कुछ केमिकल्स की मदद से हम सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल को वीक बनाएंगे, थिन बनाएंगे, ताकि आसानी से हमारा डीएनए अंदर चला जाए। तो कॉम्पिटेंट सेल एक सेल है जिसके सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन में मॉडिफिकेशन कर दिया गया है, थिनिंग कर दी गई है, ताकि वो आसानी से फॉरेन डीएनए का अपटेक कर सके। कैसे? दिस इज डन बाय ट्रीटिंग देम विद अ स्पेसिफिक कंसंट्रेशन ऑफ डाइवेलेंट कैटायन। ऐसा हम कर सकते हैं बच्चों, हम किससे, कैसे? सेल को ट्रीट करवाएं स्पेसिफिक कंसंट्रेशन ऑफ डाइवेलेंट कैटायन से। जैसे कि एग्जांपल हो गया कैल्शियम, जैसे कि एग्जांपल हो गया बच्चों कैल्शियम, व्हिच इंक्रीजेस द एफिशिएंसी विद व्हिच डीएनए एंटर्स द बैक्टीरियम थ्रू पोर्स इन इट्स सेल वॉल। तो कैल्शियम क्या कर रहा है? कैल्शियम सेल की एफिशिएंसी को बढ़ा रहा है। कैल्शियम क्या कर रहा है? कैल्शियम सेल की एफिशिएंसी को बढ़ा दे रहा है, बेसिकली सेल वॉल में पोर्स क्रिएट कर दे रहा है। कैल्शियम क्या कर रहा है? एफिशिएंसी को बढ़ा दे रहा है, बेसिकली सेल वॉल में पोर्स क्रिएट कर दे रहा है, और आसानी से क्या हो रहा है, हमारा डीएनए चला जा रहा है। एक चीज मैंने आपको और भी बताई थी, देखो पोर्स क्रिएट हो रहा है वो तो ठीक है, मैंने एक चीज और क्या बताई थी आपको, कि कैल्शियम पॉजिटिवली चार्ज होता है, डीएनए नेगेटिवली चार्ज है, और इसी तरीके से सेल मेम्ब्रेन के ऊपर का जो स्ट्रक्चर है वो भी नेगेटिवली चार्ज है। तो कैल्शियम बेसिकली प्रेसिपिटेट या डिपोजिट करता है डीएनए को सेल मेम्ब्रेन के अंदर। अब जब पोर्स क्रिएट होते हैं तो वो अंदर चला जाता है, राइट। स्टेट द रोल ऑफ बायोलिस्टिक गन इन बायोटेक्नोलॉजी एक्सपेरिमेंट। तो बच्चों बायोलिस्टिक गन, जिसको हम क्या बोलते हैं, जीन गन मेथड बोलते हैं, इसमें हम प्लांट सेल के अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए को ट्रांसफर कर सकते हैं। कैसे? सेल्स पे बम्बार्डमेंट करेंगे हम हाई वेलोसिटी माइक्रो पार्टिकल्स की, जो कि गोल्ड या टंगस्टन के बने हो सकते हैं, बट उस पर कोट कर देंगे हम डीएनए को। देखो, in methods suitable for plants, cells are bombarded with high velocity microparticles of gold or tungsten coated with DNA in a method known as ballistic और gene gun। इस तरीके से, राइट। इसको देखो, अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, ड्रॉ वेल लेवल स्केच ऑफ स्पार्ज स्टर टैंक बायोरिएक्टर। तो क्वेश्चन ने पूछा था स्केच बनाओ स्पार्ज स्टर टैंक बायोरिएक्टर का। क्वेश्चन कह रहा है स्केच बनाओ स्पार्ज स्टर टैंक बायोरिएक्टर का। तो आप इसको आसानी से बना सकते हो, अगर आप देखो इसमें कोई ऐसा बहुत बड़ा वो नहीं है। इस तरीके से मैं आपको थोड़ा सा एक आइडिया के लिए बना के दिखा रहा हूं यहाँ पे। कि आपको बनाने में कितना टाइम लगेगा। देखो, और ये स्पार्जर हो गया, यहाँ पे बबल्स दिखा दो थोड़े से। तो इस तरीके से आप एक स्पार्ज स्टर टैंक बायोरिएक्टर बना सकते हो, राइट। उसके बाद क्वेश्चन ने पूछा है इसकी एप्लीकेशन बताओ। तो एप्लीकेशन क्या है? लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन, एंजाइम्स एटसेट्रा। भाई बायोरिएक्टर का फंक्शन क्या होता है बच्चों? बायोरिएक्टर का फंक्शन होता है लार्ज स्केल में रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन को बनाना। तो इस बायोरिएक्टर की मदद से हम लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन कर सकते हैं रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन्स का, एंजाइम्स का, एंटीबायोटिक्स का। सिंपल, ठीक है। इस तरीके से आप बना सकते हो, और चाहे तो ये नीचे वाला भी अगर आप चाहो तो वही बना सकते हो। इस तरीके से बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो मैंने बोला कि सिंपल बनाओ बट साफ सुथरा बनाओ, और क्या चाहिए, लेबलिंग करेक्ट चाहिए, राइट। इसको देखो, why is the enzyme cellulase needed for isolating genetic material from plant cell and not from animal cell। तो क्वेश्चन ये कह रहा है अगर हमें डीएनए को आइसोलेट करना है, बच्चों क्वेश्चन कह रहा है कि अगर हमें डीएनए को आइसोलेट करना है, अगर हमें डीएनए को आइसोलेट करना है तो सेल्यूलेज की जरूरत पड़ती है प्लांट सेल के केस में, लेकिन एनिमल सेल के केस में नहीं पड़ती। यार सिंपल सा आंसर है। सेल की बात करते हैं, प्लांट सेल, एनिमल सेल। बच्चों प्लांट सेल के पास सेल वॉल होती है, एनिमल सेल के पास सेल वॉल नहीं होती। प्लांट सेल की सेल वॉल की बात करूं मेनली बनी होती है सेल्यूलोज से, तो सेल्यूलोज को तोड़ना पड़ेगा ना। किससे तोड़ोगे? सेल्यूलेज से। भाई डीएनए को निकालना है, डीएनए न्यूक्लियस के अंदर बैठा हुआ है, तो कई सारी मेम्ब्रेन्स को हटाना पड़ेगा। प्लांट सेल के केस में सेल वॉल भी है, तो सेल वॉल को हटाने के लिए चाहिए सेल्यूलेज, क्योंकि प्लांट सेल की सेल वॉल मेनली बनी होती है सेल्यूलोज से। देखो, सिंस द डीएनए इज एनक्लोज्ड विद इन दी मेम्ब्रेन्स, डीएनए हमारा एनक्लोज्ड है मेम्ब्रेन्स के अंदर, तो हमें सेल को ब्रेक करना पड़ेगा। बच्चों में सेल को क्या करना पड़ेगा? ब्रेक करना पड़ेगा, ताकि हमारा डीएनए रिलीज हो जाए बाकी सारे मैक्रोमोलिक्यूल के साथ, जैसे कि आरएनए, प्रोटीन वगैरह हो गए, प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड्स वगैरह, और लिपिड्स भी। ठीक है, पॉइंट समझ में आ रहा है कि डीएनए एनक्लोज है मेम्ब्रेन्स के अंदर, तो हमें सेल को ब्रेक करना पड़ेगा डीएनए को बाहर रिलीज करवाने के लिए बाकी सारे मैक्रोमोलिक्यूल के साथ। अब वो आरएनए हो गया, प्रोटीन हो गया, पॉलीसेकेराइड, लिपिड्स। दिस कैन बी अचीव्ड बाय ट्रीटिंग द प्लांट सेल्स।
कैसे अचीव कर सकते हैं? प्लांट सेल को किससे ट्रीट करवाना पड़ेगा? सेल्यूलेज एंजाइम से। क्यों? क्योंकि प्लांट सेल की सेल वॉल का मेन कंपोजिशन होता है सेल्यूलोज, मेन कंपोजिशन होता है सेल्यूलोज। और वहीं बात करूं बच्चों एनिमल सेल की, तो एनिमल सेल के पास क्या लिखोगे आप? डू नॉट हैव अ सेल वॉल। एनिमल सेल के पास सेल वॉल नहीं होती। सिंपल सा आप इस तरीके से आंसर कर सकते। देखो अब इसको देख लो। ए, मेंशन द डिफरेंस इन द मोड ऑफ एक्शन ऑफ एक्सोन्यूक्लियस एंड एंडोन्यूक्लियस। तो पहला क्वेश्चन पूछ रहा है एंडोन्यूक्लियस और एक्सोन्यूक्लियस के काम में क्या फर्क है? तो यार देखो, एज द नेम सजेस्ट, एक्सोन्यूक्लियस बच्चों, एक्सोन्यूक्लियस क्या करेगा? डीएनए को कट करेगा लेकिन आउटसाइड से, डीएनए को कट करेगा लेकिन एंड से। कौन से एंड से? या तो करेगा 5 प्राइम एंड से या फिर करेगा 3 प्राइम एंड से। पॉइंट समझ में आ रहा है? एक्सोन्यूक्लियसेस वो एंजाइम्स हैं जो डीएनए को कट करेंगे एंड से, इधर 5 प्राइम एंड इधर 3 प्राइम एंड। वही एंडोन्यूक्लियस की बात करें भैया, एंडोन्यूक्लियस एज द नेम सजेस्ट अंदर कट करेगा। एंडोन्यूक्लियस एज द नेम सजेस्ट बच्चों अंदर कट करेगा इनसाइड से। कैसे? देख लो। सबसे पहले वो डीएनए की सीक्वेंस में स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करेगा, फिर उसको स्पेसिफिक पोजीशन पर कट करेगा। तो देखो, exonucleases remove nucleotides from the ends of the DNA, 5 prime end or 3 prime end, whereas endonucleases makes cut at specific position within the DNA. Simple. फिर B, how does restriction endonuclease function? बच्चों restriction endonuclease कैसे फंक्शन करता है? अभी बताया। सबसे पहले डीएनए की लेंथ को इंस्पेक्ट करेगा, स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस पे या पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस पर जाकर बाइंड करेगा, उसके बाद दोनों स्ट्रैंड्स को कट करेगा बैकबोन में। देखो, each restriction endonuclease function by inspecting the length of a DNA sequence. Once it finds its specific recognition sequence, जैसे उसको उसकी specific recognition sequence मिलेगी, वो बाइंड कर जाएगा डीएनए से, कट कर देगा दोनों स्ट्रैंड्स को स्पेसिफिक पॉइंट में शुगर फॉस्फेट बैकबोन में। एग्जांपल बताया था, इस बार दूसरा बताता हूं। BAMH1 का एग्जांपल ले लेता हूं। BAMH1 की सीक्वेंस होती है GGA-TCC, GGA-TCC। तो ये जी के बीच में कट करता है इस तरीके, ठीक है। इस सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करेगा, बाइंड करेगा और जी के बीच में कट कर देगा। सिंपल। इस क्वेश्चन को देखो, मेंशन द रोल ऑफ ओराई इन अ क्लोनिंग वेक्टर। क्वेश्चन पूछ रहा है बच्चों, ओराई का रोल क्लोनिंग वेक्टर में क्या होता है? भाई ओराई मतलब ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, वो सीक्वेंस जहां से क्या होगा? रेप्लिकेशन की शुरुआत होगी। और अगर क्लोनिंग वेक्टर में ये सीक्वेंस प्रेजेंट है, अगर क्लोनिंग वेक्टर में ये सीक्वेंस प्रेजेंट है, तभी जाकर हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट होस्ट सेल के अंदर एक्सप्रेस कर पाएगा। देखो, दिस इज द सीक्वेंस, ये वो सीक्वेंस है जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, ये वो सीक्वेंस है जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। अगर एनी पीस ऑफ डीएनए, बच्चों एनी पीस ऑफ डीएनए का मतलब यहां पर जीन ऑफ इंटरेस्ट की बात हो रही है। एनी पीस ऑफ डीएनए मतलब यहां पर जीन ऑफ इंटरेस्ट की बात हो रही है। एनी पीस ऑफ डीएनए व्हेन लिंक्ड टू दिस सीक्वेंस, एनी पीस ऑफ डीएनए व्हेन लिंक्ड टू दिस सीक्वेंस कैन बी मेड टू रेप्लिकेट विद इन द होस्ट सेल। पॉइंट समझ में आ रहा है? अगर हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट के साथ ये सीक्वेंस प्रेजेंट है, तो इसकी मदद से हम अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को होस्ट सेल के अंदर एक्सप्रेस कर पाएंगे। और ये सीक्वेंस साथ साथ क्या कर रही है? कॉपी नंबर को कंट्रोल कर रही है, लिंक डीएनए को, जीन ऑफ इंटरेस्ट के कॉपी नंबर को कंट्रोल कर रही है। कैसे? अगर एक ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, अगर बच्चों ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन सपोर्ट कर रही है, ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन सपोर्ट कर रही है हाई कॉपी नंबर को, अगर हमारी ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन सपोर्ट कर रही है बच्चों हाई कॉपी नंबर को, तो मतलब क्या है कि वो ज्यादा से ज्यादा रेप्लिकेट करवाएगी किसको? लिंक्ड डीएनए को। तो हमें ज्यादा से ज्यादा क्या मिलेगा? रिकॉम्बिनेंट डीएनए, तो प्रोटीन भी उतना ज्यादा बढ़ जाएगा। तो ये बेनिफिट है। तो कहने का मतलब ये है, ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन की मदद से हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट होस्ट सेल के अंदर एक्सप्रेस कर पाएगा। अगर ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन हाई कॉपी नंबर को सपोर्ट करती है, तो मतलब ज्यादा से ज्यादा कॉपी बनेगी रिकॉम्बिनेंट डीएनए की होस्ट सेल के अंदर, तो ज्यादा प्रोटीन भी मिलेगा। अब ये क्वेश्चन और देख लो, नेम द टेक्निक यूज्ड इन सेपरेटिंग द डीएनए फ्रेगमेंट्स टू बी यूज्ड इन बायोटेक्नोलॉजी एक्सपेरिमेंट्स। राइट हाउ डज द सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स अकर। तो बच्चों क्वेश्चन पूछ रहा है उस टेक्निक का नाम बताओ, क्वेश्चन पूछ रहा है उस टेक्निक का नाम बताओ जिसकी मदद से हम डीएनए फ्रेगमेंट्स को सेपरेट कर सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी में। आपको पता है उस टेक्निक का नाम है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। उस टेक्निक का नाम क्या है बच्चों? उस टेक्निक का नाम है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। कैसे सेपरेशन होगा? अभी बताया था कि कैथोड की साइड पर हम वेल बनाएंगे, कैथोड की साइड पर हम वेल बनाएंगे और डीएनए फ्रेगमेंट्स को लोड कर देंगे, और दूसरी साइड क्या हो जाएगा? एनोड हो जाएगा।
अब सिंस डीएनए नेगेटिवली चार्ज है, अब सिंस बच्चों डीएनए नेगेटिवली चार्ज है, तो सीविंग, डीएनए नेगेटिवली चार्ज है तो डीएनए नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएगा, कैथोड से एनोड की तरफ जाएगा। अब मेन आता है प्रिंसिपल सीविंग इफेक्ट, मेन आता है बच्चों प्रिंसिपल सीविंग इफेक्ट कि पोर साइज होता है एग्रोस का, छोटी फ्रेगमेंट बहुत तेज रन करेंगी, बड़ी फ्रेगमेंट फ्रिक्शन की वजह से कंपैरेटिवली लेस रन करेगी। तो जितनी छोटी फ्रेगमेंट वो उतनी दूर तक जाएगी यानी एनोड की तरफ, जितनी बड़ी फ्रेगमेंट वो कैथोड के पास ही रह जाएगी, राइट। स्मॉलर द फ्रेगमेंट फार्दर इट मूव, स्मॉलर द फ्रेगमेंट फार्दर इट मूव, वो बहुत दूर तक जाएगी। और प्रिंसिपल क्या है बच्चों, सीविंग इफेक्ट। The DNA fragment separate resolve according to their size, छोटी फ्रेगमेंट दूर तक जाएगी, बड़ी फ्रेगमेंट नहीं जा पाएगी बिकॉज ऑफ सीविंग इफेक्ट, जो कि जेल ने प्रोवाइड करा है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो बच्चों विद दिस हमने काफी सारे इंपॉर्टेंट PYQs करे हैं बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस के। आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। तो अच्छे से मेहनत करते रहो, लगे रहो, कोई भी कमी नहीं छोड़नी, हमें अच्छे मार्क्स को स्कोर करना है। और एक बात याद रखना दोस्त कि समय को ना आपको अच्छे से यूटिलाइज करना है, समय को आपको अपने अकॉर्डिंग इस्तेमाल करना है, समय को आपको अपने अकॉर्डिंग इस्तेमाल करना है। ऐसा नहीं करना है कि समय पे छोड़ दो कि वो क्या करेगा, पॉइंट समझ में आ रहा है। समय को आपको अपने अकॉर्डिंग इस्तेमाल करना है, ना कि समय पे छोड़ देना है कि वो आपके साथ क्या करता है, ऐसा नहीं होने देना है। अच्छे से लगे रहो, जुटे रहो। ऑल दी बेस्ट, थैंक यू।